हमारे साथ जुड़ रहे हैं द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या दुनिया भर से सर अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं? धन्यवाद बुरे जंगलियों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। एक लंबे सप्ताहांत से पहले आज भारतीय बाजार पर नए टैरिफ्स का साया है। इसलिए बाजारों पर आज दबाव बना रह सकता है। दूसरी तरफ ट्रंप और पुतिन की जो बेहद महत्वपूर्ण बातचीत है, हाल फिलहाल के वर्षों में इतना बड़ा कूटनीतिक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं हुआ है जो दिख रहा है। उसको लेकर यूरोप में और अमेरिका में कूटनीतिक मोहरे मजबूत किए जा रहे हैं। पर भारत के लिए आज बाजारों में असमंजस का दिन है, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री स्कॉट बेसेंट ने चेतावनी दी है कि ट्रंप और पुतिन का अगर अलास्का शिखर सम्मेलन विफल हुआ तो भारत पर 25% सेकेंडरी टैरिफ और बढ़ सकता है। और उन्होंने कहा है कि वो यूरोपीय संघ के साथ प्रतिबंधों पर तालमेल करेंगे और बात करेंगे। ये भारतीय बाजारों के लिए थोड़ी चिंताजनक खबर है, क्योंकि ट्रंप और पुतिन की अलास्का बैठक को लेकर कई तरीके के अलग अलग परिदृश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप प्रशासन अगले एक सप्ताह में फार्मा टैरिफ का ऐलान कर सकता है। इस साल अप्रैल में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका में फार्मा इंपोर्ट्स की इंक्वायरी है, उसकी जांच शुरू की थी, जो अब पूरी हो गई है। और ट्रंप ये बात कह चुके हैं कि शुरुआत में टैरिफ भले ही कम रहे, लेकिन बाद में इन्हें बढ़ाकर 250% किया जाएगा, 250% तक किया जाएगा। क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि फार्मा कंपनियां अमेरिका में अपनी इकाइयां लगाएं और वहां उत्पादन करें। ये सनद रहे कि भारत की फार्मा कंपनियां इन टैरिफ से प्रभावित होने वाले देशों में सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा रखती हैं, क्योंकि भारत का बड़ा फार्मा एक्सपोर्ट अमेरिका को है। अब इधर ट्रंप ने कहा है कि अगर पुतिन अलास्का शिखर सम्मेलन के बाद युद्ध नहीं रोकते, यानी युद्ध विराम नहीं करते, तो बेहद गंभीर परिणाम होंगे। नतीजा अनिश्चित है, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यूरोप भी युद्ध विराम न होने की स्थिति में रूस पे कड़े प्रतिबंधों की मांग कर रहा है। तो पूरा परिदृश्य ऐसा है जिसमें कि अब सब कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगले 15 दिन, एक महीने का समय ट्रंप और पुतिन की अलास्का वार्ता पर केंद्रित हो गया है। उसकी वार्ता वार्ता असफल होगी ट्रंप और पुतिन के बीच, युद्ध विराम नहीं होगा रूस और यूक्रेन के बीच, और उसका प्रतिफल या उसका फल इस भारतीय अर्थव्यवस्था पर या भारत को झेलना पड़ सकता है। ऐसे आज सुबह के संकेत हैं अलग अलग जगहों से जो अमेरिकी प्रशासन ने दिए हैं। इधर यूरोप के नेताओं ने ट्रंप और पुतिन की वार्ता के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन किया है, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी आए थे। यूरोप ने ट्रंप से पुतिन के साथ एक तरफा सौदा करने के लिए नहीं कहा, और ये कहा है कि युद्ध विराम हो और यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। जर्मनी ने भी कहा है कि यूक्रेन की सहमति के बिना कोई शांति समझौता नहीं होना चाहिए और रूस पर दबाव कम नहीं किया जाना चाहिए। यानी यूरोप का एक पूरा ग्रुप है, पूरा मोर्चा है, जो इस बात के लिए इस वार्ता के में दबाव बना रहा है कि एक तरफा तौर पर पुतिन की शर्त ना मान ली जाए, जिसका खतरा, जिसका की संभावना बनती दिखाई दे रही है। और इसलिए जेलेंस्की पूरे यूरोप के साथ खड़े हैं, या यूरोप पूरा जेलेंस्की के पीछे खड़ा है। रूस ने कहा है कि अगर वो अपनी शर्तों से कोई समझौता नहीं करेगा, उसे वो कब्जे वाले क्षेत्र चाहिए जहां यूक्रेन की सेना मौजूद है, और वहां से यूक्रेन को हटना होगा। ये वार्ताओं से पहले की रूस की पेशबंदी है। पुतिन ने ट्रंप के शिखर सम्मेलन से पहले बुरवेस्टनिक मिसाइल का परीक्षण की तैयारी भी की है। इस तरीके की खबरें हैं कि क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की जमीन तैयार की जा चुकी है। ये क्रूज मिसाइल न्यूक्लियर पावर से चलती है और परमाणु हमले में सक्षम है, और इसके 13 परीक्षण इससे पहले हो चुके हैं। तो ये पूरा मसौदा है दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति का, ट्रंप और पुतिन को लेकर, जिसका असर हमें आज भारतीय बाजार पर दिखेगा। अब आगे चलते हैं। रॉयटर्स ने खबर दी है कि अमेरिका ने चीन को जो एआई चिप भेजे हैं, उनमें गुप्त रूप से ट्रैकर लगाए हैं, ताकि एनवीडिया और एएमडी के चिप कहाँ जा रहे हैं इसे पता चलाया जा सके। इधर भारत और चीन के रिश्तों में थोड़ी बर्फ पिघल रही है। अमेरिका से भारत का तनाव बढ़ने के बाद भारत अब इस कोशिश में है कि चीन से थोड़ी निकटता बढ़ाई जाए। तो चीन के विदेश मंत्री वांग यी अगले सप्ताह भारत का दौरा करेंगे, और जिसमें भारत और चीन के बीच कुछ जरूरी चीजों पर चर्चा होगी। इनमें सीमा विवाद भी हो सकता है, क्योंकि अभी हाल में ही विदेश मंत्री जयशंकर चीन की यात्रा करके लौटे हैं। गाजा शहर पर इजराइल के हवाई हमले तेज हुए हैं, करीब 123 लोगों की मौत की खबर है। दुनिया के मैक्रो और आर्थिक घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। अमेरिका में कमजोर मुद्रास्फीति के बाद, या अपेक्षाओं से कम मुद्रास्फीति के बाद, वित्त मंत्री बेसेंट ने फेडरल रिजर्व से ब्याज दरें कम करने की मांग की है। अमेरिका में मुद्रास्फीति के आंकड़े कल आए थे, 2.7% की मुद्रास्फीति थी।
फेडरल रिजर्व की अपनी की का जो सहनीय स्तर है 2% उससे ऊपर थी। लेकिन माना गया कि महंगाई में उतनी बढ़त नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। बेसेंट ने कहा कि ईंधन की और ऊर्जा की कीमतें स्थिर हैं, इसलिए अब ब्याज दर कम होनी चाहिए। फेडरल रिजर्व हालांकि अभी इस संदर्भ में ब्याज दरें कम करने को लेकर कोई संकेत देने से बच रहा है। बाजार में माहौल बन रहा है, बाजार में लग रहा है कि महंगाई इतनी नहीं बढ़ी है, इसलिए ब्याज दर कम होने की संभावना है। नोमुरा ने कहा है कि सितंबर में फेड रेट कट कर सकता है। मुद्रास्फीति भी कम है और अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसलिए फेडरल रिजर्व के ऊपर कर्ज सस्ता करने का दबाव है। अमेरिकी बाजारों में भी कल इसी उम्मीद से थोड़ी तेजी दिखाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब गोल्डमैन सैक्स से भिड़ गए हैं। गोल्डमैन सैक्स के सीईओ सोलोमन ने एक रिसर्च जारी की थी, जिसमें टैरिफ के अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव असर होने की, नकारात्मक असर होने का डेटा फैक्ट दिया गया था। ट्रंप ने इस पर नाराजगी जताई और एक कहा है कि उनकी जांच भी की जा सकती है। आ, इधर एक दो महत्वपूर्ण खबरें जो भारतीय बाजार की दृष्टि से जरूरी है। जुलाई में इमर्जिंग मार्केट में करीब $55 बिलियन का निवेश आया है, जो बीते 4 साल में सबसे दूसरा ऊंचा मासिक निवेश है। लेकिन इसके ठीक विपरीत भारत से विदेशी निवेशक बाहर निकल रहे हैं। एक और आंकड़ा कल आया कि अमेरिका से बाहर के फंड में, जिनको कि एक्स यूएस फंड कहा जाता है, उनमें जुलाई में करीब $13.6 बिलियन का निवेश हुआ है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कमजोरी की वजह से डॉलर पर दबाव होने की वजह से निवेशक अब अमेरिका के बाहर के फंड्स में पैसा डाल रहे हैं। चीन से कुछ खबरें हैं। चीन में 20 वर्षों में पहली बार जुलाई में बैंक ऋण के प्रवाह में कमी आई है, जो आर्थिक मंदी और सतर्कता का संकेत है। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड यानी बेहतर किया है। ये भी कल रात का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को CAA2 से CAA1 कर दिया है। आउटलुक स्टेबल है। इससे पहले फिच और S&P भी पाकिस्तान की रेटिंग को सुधार चुकी है। कमोडिटी बाजार से 2-3 महत्वपूर्ण खबरें हैं। अमेरिका ने चीन का सोयाबीन बाजार गंवाया है। ब्राजील अब अमेरिका चीन में नया सप्लायर बना है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा था कि चीन को अमेरिका से सोयाबीन की आपूर्ति बढ़ानी चाहिए। ट्रंप और पुतिन की वार्ता में युद्ध विराम की उम्मीद अब कम लग रही है। रूस पर कड़े प्रतिबंधों का खतरा है और इस बीच कच्चे तेल में मजबूती लौटी है। ब्रेंट हालांकि भी $66 से नीचे है, पर बाजार ये दिखा रहा है कि यदि समझौता नहीं हुआ और प्रतिबंध आए तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी। डॉलर में नरमी आई है। जोखिम से बचाव के कारण सोना मजबूत हुआ है, चांदी भी बढ़ी है। भारत में त्योहारी आयात के दौर में बढ़त की उम्मीद है सोने को लेकर। कॉपर और स्टील की कीमतों में भी मजबूती दिखाई दे रही है। विदेशी मुद्रा बाजार में ब्याज दरें कम होने का माहौल बनने से डॉलर इंडेक्स टूटकर 2 सप्ताह के निचले स्तर पर आ गया। कमजोर डॉलर के असर से रुपया और बाकी करेंसीज में हमें मजबूती दिखाई दी। क्रिप्टो बाजार में बड़े घटनाक्रम है। डॉलर में कमजोरी की रोशनी में बिटकॉइन में तेजी फिर लौटी। आज सुबह तड़के एशिया की ट्रेडिंग में बिटकॉइन ने करीब $124,000 का नया रिकॉर्ड बनाया। इथेरियम की तेजी कल से जारी है, $4780 पर ट्रेड कर रहा है। बाजार को लग रहा है कि अगर बिटकॉइन ने $125,000 का स्तर पार किया तो फिर 150 तक जा सकता है। इधर स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने इथेरियम के लिए इस साल के अंत तक $7500 की कीमत का अनुमान दिया है। इथेरियम की चमक बढ़ रही है और इथेरियम के को लेकर नए अनुमान भी आ रहे हैं। इधर नॉर्डिक देशों के एक्सचेंज सपेलो ने बिटिगो के साथ एक साझेदारी की है और अपने यहाँ क्रिप्टो की जो कस्टडी है, इंस्टीट्यूशनल कस्टडी है, उसको मजबूत करने की कोशिश की है। नॉर्डिक देशों में क्रिप्टो के लिए नियम बदल रहे हैं। भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिनका आज बाजार पर असर दिखेगा। कारोबार सिकुड़ने से परेशान भारत की IT कंपनियां अब AI में निवेश पर मजबूर हुई हैं। पिछले करीब 5-6 साल में AI और क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ी हुई जो क्रांति थी, भारतीय कंपनियों ने वो रेलगाड़ी या वो बस छोड़ दी और अब उसका असर हमें कंपनियों के वैल्यूएशन पर, रेवेन्यू पर दिखाई दे रहा है। इन्फोसिस ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी टेल्स्ट्रा विंसेंट में 75% हिस्सेदारी ली है। 1300 करोड़ रुपए का निवेश होगा और ये AI बेस्ड क्लाउड सर्विस के लिए की गई है। दोनों कंपनियां मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर है, साझा उपक्रम बनाएंगी। सरकार इस अगस्त के अंत तक LIC में 2.5 से 3% की हिस्सेदारी बेचेगी। ये काम शायद जल्दी होना है, क्योंकि विनिवेश को लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह जरूरी हो गया है। सरकार वित्त वर्ष की शुरुआत के बाद से अभी तक कोई बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पाई है। इधर चीन के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं, लेकिन भारत के सीरियस फ्रॉड ऑफिस ने वीवो, ओप्पो और Xiaomi पर वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू कर दी है। सूचना तकनीक मंत्रालय ने इस मामले में सीरियस फ्रॉड ऑफिस से रिपोर्ट मांगी है। वोडाफोन आइडिया की समस्या बढ़ रही है, उसे फंडिंग नहीं मिल पा रही है। नए कर्ज के लिए बैंक अब एसेट की गारंटी चाहते हैं। अगले 24 घंटे में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जिनका बाजार पर असर रहेगा, उसमें ट्रंप और पुतिन के शिखर सम्मेलन को लेकर जो पेशबंदी चल रही है वो दिखेगी। यूरोप ने दबाव बढ़ा दिया है।
अमेरिका अब थोड़ा थोड़ा आक्रामक हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अब चेतावनी देने के मूड में आ गए हैं। पुतिन के साथ दोस्ती करते करते वो पुतिन को गंभीर नतीजों की चेतावनी देने लगे हैं। पुतिन ने सख्ती के साथ अपना रुख कायम रखा है। वो यूक्रेन के कब्जा किए हुए हिस्से को अपने साथ रखना चाहते हैं और उस पर नियंत्रण चाहते हैं। इससे अब भारत के लिए फिर जोखिम बढ़ रहा है, भारतीय बाजारों के लिए जोखिम बढ़ रहा है, क्योंकि अगर ये वार्ता सफल नहीं होती, क्योंकि अब इसकी असफलता की संभावनाएं बढ़ गई हैं, तो इससे रूस पर नए प्रतिबंध आएंगे और परोक्ष रूप से भारत पर भी उसका असर पड़ेगा। इधर ट्रंप के फार्मा टैरिफ के आने से की संभावना से फार्मा स्टॉक्स पर भी आज नजर रहेगी। हालांकि भारत और चीन के बीच रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। ऑटो कंपनियों को रेयर अर्थ की आपूर्ति मिल सकती है और इससे ऑटो स्टॉक्स पर प्रतिक्रिया दिखेगी। सोने और कच्चे तेल की कीमतों पर हमें आज दिन भर निगाह रखनी पड़ेगी। उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह और आप सबको स्वाधीनता दिवस की मंगल कामनाएं। वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो ब्रिज के पास। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतनी सारी जानकारी आज के लिए साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।